हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40, कई बार 50 क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, while analyzing the marginal productivity theory of distribution, Clark gave more emphasis to जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिकल थ्योरी जो क्लार्क ने दी थी, वो किस पे एम्फेसिस करती है सबसे ज़्यादा? डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, बोथ डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ लेबर, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ए, डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, जो क्लार्क ने जो क्लासिकल थियरी थी वो हमारी डिपेंड जो ज़्यादा एम्फेसिस करती है हमारी डिमांड फॉर लेबर पे, और मॉडर्न थ्योरी जो होती है वो हमारी दोनों पे ही करती है, डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब मॉडर्न थ्योरी में हमने कुछ एजम्पशंस की थी, उनमें से अब बताना है कि कौन सी इनमें से एजम्पशन है। यूनिट्स ऑफ फैक्टर आर होमोजीनियस, या यूनिट्स ऑफ फैक्टर आर डिफ्रेंशिएटेड, या दोनों या नहीं। देखो, दोनों नहीं हो सकती, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो इसमें से दोनों में से एक ही होगी। तो कौन सी एजम्पशन है इसमें हमारी? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यूनिट ऑफ फैक्टर्स आर होमोजीनियस। क्योंकि दोनों ऑप्शन मैंने बताया क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट है, या तो एक होगा या दूसरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑप्शन ए एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्टर प्राइजिंग, या एन एक्सप्लेनेशन ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, ऑप्शन सी एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, या नन ऑफ द अबव। जो हम थ्योरी करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या एक्सप्लेन करती है, क्या बताती है हमें? ठीक है, तो वो हमें बताती है फैक्टर प्राइजिंग, एक्सप्लेन करती है फैक्टर प्राइजिंग थ्योरी को, कि कैसे फैक्टर डिटरमिन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। Next question is the allocation of resources among industries and firms is analyzed by the, now option A theory of pricing, theory of distribution, theory of production, theory of consumption। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं किन के बीच? इंडस्ट्रीज और फर्म के बीच। तो इस ये किस पे क्या करते हैं, किसकी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं? फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि प्राइस थ्योरी ऑफ प्राइसिंग बता रहा है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, या प्रोडक्शन या कंजप्शन। तो देखो, एलोकेशन की बात आ जाए जब रिसोर्सेज को यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो किसके बीच? इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स के बीच। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारा हो गया। द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर वॉज गिवन बाय, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सबको पता है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, दास जो उन्होंने लिखी थी, ठीक है, लेबर के लिए, तो उन्होंने रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर क्या उन्होंने बताया था? जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है लेबर का, ठीक है, वो कैसे हमारा मतलब हेल्पफुल रहता है, वो प्रॉफिट अर्न करके देता है उतना ही हमारी लेबर उसमें फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू, ठीक है, अब बताइए जो प्राइमरी फैक्टर कौन सा था जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो बात करता है, वो किन किन फैक्टर्स की बात करता है? लैंड या कैपिटल की, ऑप्शन बी लैंड और लेबर की, लैंड और कैपिटल की, लेबर और एंटरप्रेन्योर्स की। देखिए, जो जो सबसे जो प्राइमरी फैक्टर थे उस टाइम जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, वो लैंड और लेबर थे। लैंड एक फिजिकल उनका फैक्टर था, ठीक है, जो एक फिक्स्ड था, ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट कहते थे, फिक्स्ड होता था। और लेबर एक वेरिएबल फैक्टर काउंट माना जाता था। ठीक है, लेबर हमारा क्या हो जाता है? वेरिएबल फैक्टर होता था। तो ये दो ही फैक्टर्स की बात की जाती थी इन क्लासिकल थ्योरीज में, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रैक्टिस द रिवार्ड पेड टू अ फैक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो हम
रिवार्ड यानी कि जो फैक्टर जो हम दे पे टू फैक्टर यानी कि जो लैंड लेबर को जो हम दिया जाता है रिवार्ड, ठीक है, जो पेमेंट दी जाती है वो किस पे डिपेंड करती है, इट्स प्रोडक्टिविटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इट्स मेक्स, या वैल्यू ऑफ इट्स आउटपुट माइनस प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं और स्टेटमेंट बेस में दिए गए हैं। नेक्स्ट जो इसका है सी ऑप्शन, जनरल डायरेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इट मेक्स, क्या होगा, किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट और प्राइस ऑफ द फैक्टर। ये तो दोनों ही सिमिलर से है, इन दोनों से तो मिलके नहीं बन सकता। गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें नहीं होता। फिर वैल्यू ऑफ इट्स आउटपुट माइनस प्रॉफिट टैक्स, ये भी नहीं होगा कि प्रॉफिट टैक्स को निकाल के जो आउटपुट में आया है वो तो एक प्रॉफिट ही हो गया एक तरह का, जो कि किसको जाएगा, वो तो एंटरप्रेन्योर को जाएगा, तो यहाँ पे ये भी नहीं बनता। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इट्स प्रोडक्टिविटी एंड द प्राइस ऑफ द इट मेक्स, यानी कि मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, मार्जिनल जिसको हम कहते थे फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, मार्जिनल फिजी एमपीपी, और इसको इनटू कर देंगे प्राइस से, एआर कह दो या फिर एमआर कह दो, ये सेम ही बात है, इसी को हम प्राइस कहते हैं। इन दोनों को प्रोडक्ट को निकल के हमारा जो आता है रिवार्ड निकल के आता है, जो फैक्टर पेमेंट निकल के आती है वो हम देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an increase in output as a result of one unit increase in factor is known as, ये भी एक फॉर्मूला है। ये बोल रहा है जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, उसमें इंक्रीज हो गया, उसके साथ साथ वन यूनिट ऑफ इंक्रीज इन फैक्टर, आउटपुट के इंक्रीज होने से जो हमारे फैक्टर में इंक्रीज हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक फैक्टर के इंक्रीज होने से क्या आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए आउटपुट में जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जो चेंज इन आउटपुट आया है वो किसकी वजह से आया है, वो हमारा आया है फैक्टर की वजह से। फैक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, लैंड लेबर, ठीक है। अब लैंड तो फिक्स है, तो किसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर को। लेबर की कौन सी यूनिट होती है, लेबर हमारी फिजिकल यूनिट होती है। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू प्रोडक्ट हो सकता है नहीं, तो इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं जो लेबर की चेंजेस होने से आउटपुट में जो चेंज आता है उसे कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्जिनल, ऑप्शन बी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट चेंज एग्जैक्टली सिमिलरली ओनली व्हेन। अब इन्होंने बोला है जो एम, जो अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है और जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है, ये दोनों चेंज हो सकते हैं सेम से एग्जैक्टली ओनली व्हेन, कब हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं पहले तो जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो हमारा एक लेबर, जो अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया उसी से है कि चेंज इन आउटपुट एज अ चेंज इन फैक्टर, वो हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है। और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट तब निकल जाता है जब उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला अगर ये दोनों चेंज होते हैं तो उसमें से कब वो चेंज हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन पे वो चेंज होगी। क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ये किससे होगा मल्टीप्लाई, जब इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, है ना। अगर ये कांस्टेंट रख दे तो क्या होगा, दोनों ही सेम रेट पे चेंज होने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पे प्राइस को क्या कर देते हैं हम, कांस्टेंट। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, तब ये दोनों एमपीपी और एमआरपी हमारे सेम रेट से चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, ठीक है, डिमांड जो फॉर प्रोडक्शन होता है वो कैसा कर्व है, ठीक है, वो हमारा डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, कांस्टेंट है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, कैसा है। तो जब हम करते हैं डिमांड फॉर गुड्स की, उसमें हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पढ़ा था, है ना, और गिफन गुड्स में हमने अपवर्ड स्लोपिंग भी पढ़ा हुआ है। लेकिन अब ये फैक्टर की बात कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो हमारा डिमांड कब होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, डिराइव्ड होगा, किंग्ड होगा, डिराइव्ड सप्लाई होगा।
देखिए फैक्टर्स की डिमांड तभी की जाती है, पहले तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स की डिमांड हम क्यों करते हैं। फैक्टर्स क्या है, जैसे लेबर, लैंड, ठीक है, और कैपिटल, इनकी डिमांड हम क्यों करते हैं। इनकी डिमांड हम तभी करते हैं जब हमारे पास गुड्स की डिमांड होती है, और गुड्स हमारे पास डायरेक्ट है जो, और फैक्टर्स हमारे इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट जो डिमांड होती है उसको हम कहते हैं डिराइव डिमांड कर्व, ठीक है। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डिराइव डिमांड कर्व, क्योंकि डिमांड फॉर फैक्टर हमारी किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारे गुड्स है, मार्केट की डिमांड किसकी है, अगर जिन गुड्स की ज़्यादा डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी होगी, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फैक्टर विल कंटिन्यू टू वर्क इन द प्रेजेंट यूज, ऑप्शन ए even when its rewards fall below transfer price, up to a point when reward becomes equal to transfer price, only if it gets a higher reward than its price under all these condition। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होएगा, जब तक ये बता रहा है कि फैक्टर तब तक काम करेगा, कब तक करता रहेगा, जब तक कि वो अपना किसके इक्वल ना आ जाए, ट्रांसफ़र प्राइस के, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के इक्वल ना आ जाए, जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू मार्केट इक्वल के प्राइस के ना आ जाए, तब तक वो क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ देखिए, जब हम करते हैं, ये होता है डिमांड फॉर, जो हमारा एमआरपी होता है, और ये तब तक काम करता रहेगा फैक्टर प्रोडक्शन, यानी कि जब तक हम इनकी डिमांड इंक्रीज करते रहेंगे, तब तक जब तक कि ये इस पॉइंट पे इसको टच ना कर जाए, ट्रांसफ़र प्राइस इसे हम कहते हैं। जैसे कि हम उसमें कहते थे ना, गुड्स मार्केट में, पर जो परफेक्ट मार्केट में अलग अलग, इसको हम ट्रांसफ़र प्राइस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिराइव डिमांड होती है। यहाँ पे हम ट्रांसफ़र प्राइस इसलिए कहते हैं कि इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया है ट्रांसफ़र प्राइस। जब तक ये काम करता रहेगा, जब तक ये इस पॉइंट के इक्वल आ ना जाए, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अप टू अ पॉइंट वेयर रिवार्ड बिकम्स इक्वल टू द ट्रांसफ़र प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फैक्टर ट्रांसफ़र प्राइस इज, आ गया ना, अ फैक्टर का जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो क्या है, क्या बताता है, तो वो बताता है हमें व्हाट इट कैन गेट इन बेस्ट यूज़। फैक्ट ट्रांसफ़र प्राइस वही हो गया ना कि जो ऑल्टरनेट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते थे हम, कि बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ के लिए, इसी तरह ट्रांसफ़र प्राइस भी वो प्राइस है कि वो नेक्स्ट यूज़, यानी कि जिसको हम फ्यूचर के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको ऑल्टरनेटिव यूज़ हम ले सकते हैं, नेक्स्ट बेस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हाट इट कैन गेट इन नेक्स्ट बेस्ट यूज, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ फैक्टर डिमांड विच। अब देखिए फैक्टर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर डिमांड के कौन कौन से डिटर्मिनेंट होते हैं, उनमें से इनमें से कौन सा नहीं होगा। देखिए डिराइव डिमांड, प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर, वर्क लेजर रेशो, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूबिलिटी, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो जब भी हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ फैक्टर की, तो उसमें हमारा वर्क लेजर रेशो नहीं काउंट देखा डिटर्मिन किया जाता, ठीक है। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बाकी सब इसके ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन द सप्लाई कर्व ऑफ द फैक्टर विल बी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सप्लाई कर्व ऑफ फैक्टर क्या होगा, कौन सा उसकी शेप होगी, किस तरह का वो दिखता होगा, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो होएगा सप्लाई कर्व, वो होगा हमारा, ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, जहाँ पे जो लैंड है वो फिक्स है, कि हमें कि हम कुछ ही वेरिएबल फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो सप्लाई कर्व होता है वो
परफेक्टली इलास्टिक होता है कि यहाँ पे सभी को पता होता है कि नोन होता है कि क्या डिमांड है क्या सप्लाई है, ठीक है। ओवर अंडर सप्लाई कभी ओवर सप्लाई ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं, अगर होती है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द इफ दे आर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इन द, मतलब मान लीजिए अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन आ जाए मार्केट फैक्टर मार्केट में, तो सप्लाई का क्या होगा। अभी तो हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन है, उसमें तो हमने पढ़ा था कि परफेक्टली इलास्टिक होगा सप्लाई कर्व, लेकिन जब इम्परफेक्ट मार्केट की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो सप्लाई कर्व होगा वो कैसा होगा, हमारा अपवर्ड स्लोप अपवर्ड्स होगा, ठीक है। जैसे 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 क्या करते हैं हम, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या करेगा लेबर, अपनी सप्लाई बढ़ाता रहेगा फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट है तो सप्लाई कर्व होगा अपवर्ड्स, और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में होगा परफेक्टली इलास्टिक। फॉर अ फर्म द डिमांड का वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, अब देखिए जो डिमांड का हम फैक्टर निकालते हैं जो हमारा वो किससे निकल के क्या होता है वो, इट्स ARP कर्व, इफ इट्स MRP कर्व, या बोथ ARP और MRP कर्व होते हैं, या नन ऑफ द अबव होती है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि डिमांड का वो गुड्स जो होता है, ऐसे AR जो इम्परफेक्ट मार्केट में हमने AR पढ़ते थे, और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में P=AR=MR पढ़ते थे, ठीक है। अब फैक्टर जब हम कर रहे हैं डिमांड का फोर फैक्टर, तो उसमें जो हमारा डिमांड जो फैक्टर की डिमांड की जाती है वो हमने अभी पढ़ा डिराइव्ड डिमांड होती है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा डिपेंड करेगा जो फैक्टर डिमांड कर वो फैक्टर का वो किस पे करेगा, इट्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये इसका जो ऐसे होता है, ये होता है MRP, ये होता है डिमांड कर्व ऑफ द फैक्टर, ठीक है। अब ये कैसे किस पे डिपेंड करेगा, MRP में, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पे। जितनी भी इसकी प्रोडक्टिविटी हो इंक्रीज होगी उतना इसका डिमांड इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, और सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है, मैंने आपको बताया था मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके प्राइस से, प्राइस क्या किया जाता है AR, MPP इंटू प्राइस क्या लीजिए, या प्राइस को ही हम क्या करते हैं कहते हैं AR, तो इससे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ सेलर सेल्स हिज प्रोडक्ट इन अ मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट है, सिंगल मतलब एक सेलर है वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हिज MRP फॉर लेबर विल चेंज बिकॉज ऑफ, उसकी MRP फॉर जो लेबर होएगी वो चेंज होएगी, क्यों होएगी, चेंज इन MPP ऑफ लेबर, चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, चेंज इन MPP और लेबर दोनों की वजह से, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए वो अब प्राइस क्या होएगा, टेकर होगा, सॉरी मेकर होगा, प्राइस सेट कर सकता है, प्राइस को एडजस्ट कर सकता है, हाई कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है ना, और लेबर को भी वो क्या कर सकता है, उसको भी सप्लाई को अपने अकॉर्डिंगली कम और ज़्यादा कर सकता है, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, चेंज इन MPP ऑफ लेबर एंड प्राइस, इनकी वजह से ही क्या होगा, MRP ऑफ लेबर जो होगा चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Marshallian theory, a state can promote social economic welfare by subsidizing the industries if the cost of subsidizing the industry is dash than the aggregate consumer surplus। अब इन्होंने बोला है कि मार्शियन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर जो हम करते हैं सब्सिडाइज करके इंडस्ट्रीज़ का, तो यदि हम कह सकें कि कॉस्ट ऑफ सब्सिडाइजिंग इंडस्ट्री इज़ क्या होएगी डैश देन एग्रीगेट कंज्यूमर सरप्लस से, देखिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कम, तभी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर
हम जो इंडस्ट्रीज़ का होगा प्रमोट होगा। अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो मार्केट क्या होएगी, लॉसेस में जाएगी। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेस, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु गेव द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट नेट प्रोडक्ट एंड सोशल नेट प्रोडक्ट। ये कंसेप्ट किसने दिया था, प्राइवेट नेट प्रोडक्ट और सोशल नेट प्रोडक्ट, ये दिया था कंसेप्ट पीहू ने। पीहू ने क्या किया था, प्राइवेट नेट प्रोडक्ट का भी इन्होंने और सोशल नेट प्रोडक्ट दोनों का ये कंसेप्ट को लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मोक न्यूसेंस एग्जाम्पल इज साइटेड टू एक्सप्लेन हाउ द डैश प्राइवेट नेट प्रोडक्ट एक्सीड द सोशल नेट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हम पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड्स करते हैं ना पब्लिक फाइनेंस में, तो सेम कंसेप्ट यही पीहू इसमें फैक्टर प्राइस थ्योरीज में लेके आए थे। उन्होंने बताया था जो स्मोक है, जो न्यूसेंस है, वो किसका एग्जांपल उन्होंने बताया था, प्राइवेट नेट एंड जब क्या होता है प्राइवेट नेट प्रोडक्ट एक्सीड हो जाता है सोशल नेट एक्सीड से, तो क्या होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आएगी, उसी को इन्होंने क्या बता रखा है, स्मोक न्यूसेंस। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अफॉरेस्टेशन एग्जाम्पल इज साइटेड। अफॉरेस्टेशन क्या होएगा, जब हम पेड्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो हम डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट हुआ कि अब पेड़ हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है यानी कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में क्या होता है, सोशल नेट प्रोडक्ट जो होता है वो एक्सीड होएगा प्राइवेट नेट प्रोडक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज जनरली ड्रॉन ऑन द अजम्पशन दैट। ये किस पे डिपेंड करती है, जो हमारी कंजप्शन होती है डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी। अब देखिए ये कमोडिटी की बात कर रहा है ना कि फैक्टर की, तो यहाँ पे आएगा जो हम डिमांड जो हमने पढ़ा था अपनी, जिसमें टेस्ट कंज्यूमर की इनकम ये सब चीज़ों को हम क्या करते थे, कांस्टेंट रखते थे, है ना। जब डिमांड का वो गुड निकालते थे, ये सब चीज़ों को हम क्या करते थे, कांस्टेंट रखते थे। नेक्स्ट इज टू गुड्स विच हैव टू बी कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली आर सेड टू बी। दोनों गुड्स को एक साथ हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन गुड्स को क्या कहेंगे। हमें एक जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि हमें अगर हमें ब्रेड चाहिए तो बटर भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर मुझे एक पैर का जूता चाहिए दूसरे पैर का भी जूता चाहिए, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। अगर हमें लेफ़्ट शूज़ चाहिए राइट भी चाहिए, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एन इनकम डिमांड कर्व फॉर इंफीरियर गुड एक्सप्लेन। इंफीरियर गुड्स का बताना है। देखिए जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी डिमांड फॉर गुड्स को इंक्रीज करता है, लेकिन वो इंफीरियर गुड्स जो घटिया किस्म के गुड्स होते हैं उनको, उनकी डिमांड को वो डिक्रीज करता है, और जो सुपीरियर क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनकी डिमांड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पे इनकम डिमांड दो इंफीरियर गुड का जो होएगा वो क्या होएगा, देखिए इनिशियली डिमांड फॉर सच गुड्स इंक्रीज। स्टार्टिंग में तो क्या होएगा, वो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो इनकी इंक्रीज, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, उसको लगेगा कि मुझे अब इंफीरियर गुड्स को डाउन कर देगा और सुपीरियर गुड्स को लेना स्टार्ट कर देगा। तो डिक्रीजेज व्हेन इनकम इंक्रीजेज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। जब एक उसकी सर्टेन लेवल से ज़्यादा इनकम बढ़ने लग जाएगी, तब वो इंफीरियर गुड्स को क्या करेगा, लेना बंद कर देगा, इसलिए वहाँ पे उसकी डिक्रीज होने लगती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट्स क्या एक्सप्लेन करता है। मार्केट डिमांड, जो मार्केट की डिमांड है कमोडिटीज़ की, उस पर इफेक्ट डालता है। जो हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमारी मार्केट डायरेक्टली किस पे इफेक्ट डालेगी, मार्केट डिमांड ऑफ फॉर कम, क्योंकि कमोडिटीज़ की डिमांड वही है ना कि लोग जो अर्न करेंगे उसके हिसाब से ही वो अपनी डिमांड कमोडिटीज़ की करेंगे, इन्फीरियर की करेंगे या सुपीरियर की ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है उसकी इनकम पे, और इनकम डिफेक्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए डायरेक्टली इफेक्ट करती है
मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटीज पे। नेक्स्ट इज क्रॉस डिमांड इज द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गिवन कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू द, इसमें क्या आएगा, क्रॉस डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, of a given commodity is response to change in the utility of the other commodity, change in the price of the other। ठीक है, क्रॉस डिमांड क्या होती है, जब हम रिलेटेड गुड्स पढ़ते हैं तो उसका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर कॉमोडिटी से उसके डिमांड दूसरे गुड्स की, मतलब मान लीजिए टी और कॉफ़ी के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, क्रॉस डिमांड का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री या रिलेटेड गुड जितने भी है उस दूसरे गुड्स की डिमांड के प्राइस से उसकी क्वांटिटी में इसके प्राइस से, यानी कि इसके प्राइस के चेंज होने से इसकी क्वांटिटी, इसकी डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे कहते हैं क्रॉस डिमांड। तो इन्होंने बोला है कि डिमांड क्वांटिटी चेंज होने से किस पे पड़ेगा, प्राइस ऑफ द अदर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वर इंस्पायर्ड बाय, जो मॉडर्न थ्योरी थी वो किसने दी थी, हमारी सराफा। बाकी जॉबिन्सन, चैम्बरलिन, कॉर्नोट ये हमारे, ये मॉडर्न हमारे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो मॉडर्न में आ जाएगा सराफा। In the case of inferior commodity, the income elasticity of demand is, अब देखिए इन्फीरियर के केस में इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का जो रिलेशन होएगा वो क्या होएगा, नेगेटिव, और गिफिन के केस में पॉजिटिव। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इन्फीरियर गुड्स में हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इन द केस ऑफ सुपीरियर कमोडिटी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अब सुपीरियर में पॉजिटिव, इन्फीरियर में नेगेटिव। द एक्सपेक्टेशन ऑफ टू द लो, एक्सपेक्शंस ऑफ द लो, एक्सपेक्शंस हमने पढ़ा था ना, जो इसकी थी वो लो ऑफ डिमांड की गिफन गुड्स में थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होएगा, ऑप्शन डी, डू नॉट मेक इट इनवैलिड। एक्सेप्शन ऑफ द जो हमने पढ़ी थी लो ऑफ डिमांड में गिफन गुड्स की, कि जिसमें डिमांड का क्या होता है, अपवर्ड राइडिंग होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड इंक्रीज होती है। ये हमारा क्या है, डू नॉट मेक, इसको इनवैलिड नहीं बना रहा। ठीक है, रियल और ये जेन्युइन भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। टू commodities are considered to be perfect substitutes for each other if the elasticity of substitution is, अब देखिए क्या है, दो गुड्स है उनमें सब्स्टिट्यूशन उन्होंने बोला है, इलास्टिसिटी जो होएगी परफेक्ट होएगी, तो वो उसके लिए इन्फिनिटी होना चाहिए। ज़ीरो का मतलब कि वो उनमें सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते, नेगेटिव मतलब थोड़ा बिल्कुल भी नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब थोड़ा बहुत उसमें सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन इन्फिनाइट मतलब बिल्कुल हो सकता है, परफेक्ट है। इसका जो शेप होएगा ऐसे होएगा, इस तरह, गुड एक्स गुड वाई। ठीक है, पूरा परफेक्टली इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। नेक्स्ट इज arc elasticity gives a better estimate of price elasticity of curvilinear demand curves। arc elasticity से हम निकालते थे ना, तो उसमें क्या होता है, यहाँ देखिए ऐसे, है ना, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ जब निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, कर्व लीनियर होता है डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसमें किस पे डिपेंड करता है, द साइज ऑफ द आर्क बिकम्स, इसमें क्या होता है, स्मॉलर होने लग जाती है, जैसे जैसे डिमांड कर्व में लेता है वैसे वैसे साइज ऑफ आर्क क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a high value of cross elasticity indicates that the two commodities are, अब क्रॉस इलास्टिसिटी की जो हाई वैल्यू है वो क्या करती है, टू कमोडिटीज वे क्या होएगी, वो वेरी गुड सब्स्टिट्यूट्स होएगी, पुअर सब्स्टिट्यूट्स होएगी, गुड कॉम्प्लीमेंट्स होएगी, पुअर कॉम्प्लीमेंट्स होएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं।
मैंने 2 गुड्स लिए, क्रॉस इलास्टिसिटी निकालना है, ठीक है। टी और कॉफ़ी ले लिया, ठीक है। अगर प्राइस का कॉफ़ी का बढ़ जाए तो मैं क्या करूँगी, टी की डिमांड को क्या कर दूँगी, डिक्रीज़ कर दूँगी। और ठीक है, प्राइस इसका बढ़ेगा, सॉरी, अगर प्राइस कॉफ़ी का बढ़ेगा तो टी की क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और जब सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों गुड्स के आगे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर दोनों के साइन अपवर्ड है तो वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। अगर ये नेगेटिव है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।